Li जो सबसे ऊपर ऑलरेडी है तो कैसे रिएक्शन कर ले जाएगा? तो Li में तो कोई रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अगर Li के सॉल्ट है तो उसको तो डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता कोई। बेटा वही सर चीज है। अभी किसी ने पूछा क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल में कहीं देख सकता हूँ, तो मान लो प्रैक्टिकल एग्जांपल में, अब मान लो कहीं पर मैंने क्या किया, एक मान लो इस प्रैक्टिकल एग्जांपल में एक चीज मैंने देखा कि यहाँ पर AgNO3 का एक सोल्यूशन है और AgNO3 का कोई कलर मान लो है, ये मान लो रेड कलर का है। सर आ गया समझ में। एग्जैक्टली मान लो ये रेड कलर का है। तो अब अगर आपके पास मान लो यहाँ पर एक आपने आयरन की छड़ ले ली, अब यहाँ पर आयरन आपने डाला तो आयरन अंदर क्या करेगा, रिएक्शन कर जाएगा और FeNO3 में कन्वर्ट कर देगा होल्ड वाइज में और Ag को बना देगा। अब Ag यहाँ से डिस्प्लेस हो चुका है, तो AgNO3 का सोल्यूशन तो रेड था, लेकिन जब Ag अकेले आता है तो वो सिल्वर में हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिल्वर कलर में कन्वर्ट हो गया। और अगर इसकी इसी चीज का प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख सकते हो कि आयरन डालते ही आयरन ने क्या किया, आयरन की छड़ ने इसके सोल्यूशन में से यानी कि इसके सॉल्ट में से AgNO3 के सॉल्ट में से Ag को डिस्प्लेस कर दिया और एक नया फाइंड हो गया एक कंपाउंड AgNO3 का होल्ड वाइज प्लस Ag। इज दैट क्लियर? हाँ बेटा यस बोलो। सर। क्लियर सर। आपने इसके अलावा कुछ समझाया? नहीं बेटा कुछ नहीं समझाया, इतना ही समझाया। ओके सर, थैंक हाँ यू। मॉड्यूल अपना खोलना, सर अपना अपना। अरे शांत रहो यार, बोलना नहीं है बहुत ज्यादा, दिमाग लाने की बात नहीं है, म्यूट कर दूंगा। मॉड्यूल खोलो पेज नंबर 9, डिस्कशन क्लास नहीं चल रही है। प्लीज ओपन योर माउथ, ओपन योर मॉड्यूल पेज नंबर 9, बुक का पेज नंबर 9। यस सर, ओपन कर लिया, ओपन कर लिया। यहाँ पर एक एक्टिविटी 2 दी हुई है। यस सर। उसके ऊपर कुछ चीजें लिखी हुई है। मेटल मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन लॉस इलेक्ट्रॉन मोर रेडियली। If metal more reactive, then hydrogen loss electrons more readily than hydrogen, and metal less reactive than hydrogen loss electron less readily than hydrogen. अगर मेटल उसके ऊपर, अगर मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, बेटा वही चीज बताई है कि अगर मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के ऊपर अगर रहेगा, अगर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन से तेज अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और इलेक्ट्रॉन लॉस का मतलब होता है अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज का आना। इज दैट क्लियर? यस सर। भैया अगर कहीं H2SO4 मान लो है, H2SO4 है, तो यहाँ पर Li आपने लिया था, तो ये बना था Li2SO4 प्लस H2, यही बना था। अब यहाँ पर Li के पास अभी यहाँ पर 0 था चार्ज, लेकिन यहाँ पर चार्ज +1 हो गया। इसने, अरे म्यूट कर रहा यार, म्यूट करूंगा, पूरी क्लास में म्यूट रखूंगा, बता रहा हूँ पहले से ही। तो लिथियम के पास +1 चार्ज अभी है और पहले इसके पास 0 चार्ज था। सो प्रॉब्लम ये है, जो यहाँ पर जो लिथियम है उसने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है। तो अगर लिथियम हाइड्रोजन के नीचे होता तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करना उतना इजी नहीं था। तो हाइड्रोजन से तेज ये अगर हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता तो इतने तेज अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करता। तो बस वही चीज बताई है जो हमने पहले बताई। अब यहाँ पर एक्टिविटी 2 के अंदर अगर आप चीजें देखो तो कोई भी पढ़ सकता है, अगर कोई रीड कर सकता है तो प्लीज रीड इट। सर कहना है, यस। टेक 500 ml beakers and label them A, B, C, D and E. Take about 50 ml of water in each beaker. Dissolve in each beaker a teaspoonful of each substance as indicated in figure. First point, keep the beaker undisturbed for some time. Second point, record your observation in your notebook. What is the meaning? क्या हो रहा है सर? कुछ मतलब सब्सटेंस को मिक्स करना है सर, वो 50 ml वाटर में सर, बीकर में 50 ml का वाटर रीड कर रहा है। यस सर। सर हमें 5 बीकर्स लेने हैं 100 ml के। फिर क्या करना है? फिर उन्हें लेबल करना है A, B, C, D and E। ओके सर 50 ml वाटर लेना है, फिर उसके अंदर हमें 50 ml वाटर डालना है। ठीक है। डिसॉल्व इन ईच बीकर अ टीस्पून ऑफ और फिर उसके बाद टीस्पून
लेना है अपन को डायरेक्ट सब्सटेंस। सर फिर उसके बाद टी स्पूनफुल हमें सब्सटेंस डालने हैं जो इंडिकेट करे हैं फिगर में। हाँ फिर जो बीकर है उन्हें डिस्टर्ब मतलब अनडिस्टर्ब रखना है हाँ थोड़ी देर के लिए। और फिर उसके बाद हमें नोटबुक में रिकॉर्ड करनी है हमारी ऑब्जर्वेशन। बेटा देखो, अब आप जो बिफोर रिएक्शन आप नीचे अभी पार्ट देखो, बीकर ए के अंदर लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन प्लस जिंक ग्रेजुलेट लिखा हुआ है, जिंक ग्रेनुल सर कहाँ प्लस पे? कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रेनुल लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना बिफोर रिएक्शन। यस सर। बीकर बी में कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल्स लिखा हुआ है, यस सर। और बीकर सी में जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टॉनिक लिखा हुआ है। यस सर। यस सर लिखा है। अगर हमारे पास अलग अलग बीकर है, मान लो हमारे पास 5 अलग अलग बीकर है, अगर मैं शो करूं तो बीकर नंबर 1 है, बीकर नंबर 2 है, बीकर नंबर 3 है, बीकर नंबर 4 है और बीकर नंबर 5 है। तो सबसे पहले तो 100 ml के हमारे पास 5 बीकर है। 5 बीकर में हमने 50 ml का वाटर डाला और उसमें हमने कुछ चीजें डिसॉल्व की। और डिसॉल्व क्या की, जो बीकर ए का जो पार्ट है ना, उसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रेनुल डिसॉल्व किया, और बीकर बी में हमने डिसॉल्व किया कॉपर सल्फेट और आयरन। वो जिंक ग्रेनुल का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है और आयरन नेल का मतलब नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि आयरन का कुछ उधर है और कॉपर सल्फेट का एक सॉल्ट है और आयरन का कुछ भी पार्टिकल उधर है, तो बस आयरन होना चाहिए बस वो, ठीक है। वो ग्रेनुल है, आयरन नेल है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टनिंग, तो कॉपर टनिंग वहां पे हो गई। तो बेटा अब यहाँ पर हमने क्या किया, वाटर के अंदर उन सारी चीजों को डिसॉल्व किया। तो अलग अलग बीकर में अलग अलग चीजें हो रही है। तो पहले बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट प्लस Zn है। यस सर। आप जानते हो कि कॉपर सल्फेट प्लस Zn आराम से रिएक्शन करेगा और ZnSO4 प्लस Cu बनाएगा। यस सर। दूसरे में CuSO4 प्लस Fe है। यस सर। आप जानते हो कि CuSO4 रिएक्शन करेगा और ये Cu प्लस FeSO4 बना देगा। FeSO4 यस सर। यस सर। को डिस्प्लेस करेगा। Yes, तीसरा sir. रिएक्शन है ZnSO4 प्लस Cu। क्या ये रिएक्शन होगी? नो सर। नो सर नहीं होगी। क्या चौथी रिएक्शन होगी FeSO4 प्लस Cu? नो सर। नो सर नहीं होगी। क्या पांचवी रिएक्शन होगी ZnSO4 प्लस Fe? यस सर हो जाए। नो सर ना, नो सर नहीं नहीं होगी क्योंकि आयरन नीचे है, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी। और आप अगर एक्टिविटी के अंदर देखो तो जहां पर 3 जो नीचे वाला 5 बीकर है, आप देखो जो दूसरा फिगर बना हुआ है इसी पार्ट पे बना हुआ है ना, बना हुआ है दूसरा फिगर। यस सर। उसमें देखो, उसमें आफ्टर रिएक्शन वाला जो पार्ट है उसमें देखो ZnSO4 और Cu दिख रहा है, FeSO4 Cu दिख रहा है, और बाकी 3 जो है उनमें नो चेंज है? यस सर। मतलब कि उन तीनों के अंदर रिएक्शन नहीं हो रही है। एक बार इस पूरी एक्टिविटी को खुद से करो, घर पे ट्राई करो, अगर नहीं आता तो मेरे को बताना। वैसे मैंने पूरा बता दिया कि रिएक्शन हो क्या रही है। यहाँ पे 3 रिएक्शन नहीं हो रही है, 2 रिएक्शन हो रही है, उसमें चेंजिंग हो रही है। पर क्या चेंजिंग हो रही है, यू कैन सी इन द इंडेक्स बॉक्स। यहाँ पर व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व, नीचे यहाँ पर लिखा। हाँ बोलो बेटा क्या दिक्कत है? जो लास्ट रिएक्शन में थी, अगर Zn की जगह Fe हो जाता और Zn वो भी चेंज कर लेता था तो हो सकती थी ना वो रिएक्शन? बेटा क्यों नहीं हो सकती थी बताओ? अगर Fe ऊपर है, इनफैक्ट जो भी रिएक्शन नहीं होती है उनमें कोई को भी आप चेंज करो। अभी आप यहाँ पर CuSO4 वाली दूसरी वाली नहीं होती ना, लास्ट रिएक्शन की नहीं, तीनों रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। केवल इस एलिमेंट को यहाँ पे कर दो, इस एलिमेंट को यहाँ पे कर दो, अगर नहीं हो जाएगी बताना, नहीं कहो करके दिखा दूं। CuSO4 प्लस Fe कर दिया मैंने, यहाँ पर Cu को ले लिया SO4 के साथ और Fe को अलग कर दिया है। क्या अब रिएक्शन नहीं होगी? सर होगी। तो बेटा क्यों ज्यादा दिमाग लगाना, वही चीज तो हो रही है ना। तो इसको एक बार एक्टिविटी को पढ़ना। कोई भी रिएक्शन मैंने छोड़ी नहीं है एट ऑल, हर रिएक्शन मैंने बताई है, पूरी रिएक्शंस कवर करवाई है। पूरी रिएक्शन उसी मेटल सीरीज पे बेस्ड है और नेक्स्ट पेज तक इसका पूरा कंक्लूजन है। उस कंक्लूजन तक पूरा पढ़ना, केवल एक्टिविटी। और एक्टिविटी मैंने बता दिया किस पे बेस्ड है, और कंक्लूजन को पढ़ना और एक्टिविटी करना। अगर कोई दिक्कत आती है तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास। ओके सर। पक्का ना, कर लोगे? यस सर। बेटा केवल रिएक्शन ही थी और रिएक्शन मैंने बता दी है, और रिएक्शन किस तरह से चल रही है
वो आप जानते हो, क्योंकि यहाँ पर मेटल सीरीज हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी कि जो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज थी उसके अकॉर्डिंगली हमने बात की थी, और रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली हमारी तीनों रिएक्शन नीचे वाली नहीं हो पाई है और ऊपर वाली रिएक्शन हो पाई है। अब जिसमें रिएक्शन हुई है ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा, और जिसमें रिएक्शन नहीं हुई है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो चेंज आएगा वो चेंज लिखा हुआ है उसके इंडेक्स बॉक्स में, आप देख सकते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, अभी हम बात करते हैं रिएक्टिव। एक बार मैं म्यूट करता हूं और मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ी देर में म्यूट करूं, म्यूट करके चलता हूं। ठीक है, तो मैं बात करता हूं अब अगले पार्ट के बारे में। इसी के साथ मेटल की रिएक्शंस खत्म होती हैं, और मेटल रिएक्शंस मैंने बहुत सारी बताई, जिसमें मेटल रिएक्शन के अंदर आपको मैंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के रिएक्शंस, और मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल को कैसे मेटल सॉल्ट में से किसी मेटल को डिस्प्लेस करते हैं, कैसे एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं किसी मेटल के द्वारा, और कैसे एसिड के साथ मेटल रिएक्शन करते हैं, कैसे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है, कैसे वाटर के साथ करता है, कैसे ऑक्साइड्स रिएक्शन करते हैं मेटल के। मैंने एक एक चीज बताई है, कब वाटर के साथ, वार्म वाटर के साथ रिएक्शन होगी, कब वो कूल वाटर के साथ रिएक्शन हो सकती है, कैसे कंडीशंस उसकी होती हैं। मैंने एक एक चीज उसके बारे में डिस्कस करी है, तो यू कैन थिंक अबाउट दैट और एक बार ट्राई करने का इसको। अभी हम बात करते हैं नॉन मेटल के रिएक्शन के बारे में, एंड दिस इज आवर लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। तो मेटल नॉन मेटल रिएक्शन के बाद हम ये टॉपिक खत्म करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। एंड आई होप कि यू आर आल्सो सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सो जो क्वेश्चन नहीं आते रहे वो क्वेश्चन बीच में डिस्कस भी हम करते रहेंगे, और मैं भी एक क्लास में एक्स्ट्रा ले लूंगा जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कशन भी करेंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं नॉन मेटल रिएक्शन की तरफ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो पहला है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आपको मैंने पहले भी बताया है, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करना तो ओ अकेले कभी मत लिखना, नहीं तो ये नेसेंट बन जाएगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन होती है। अगर आपको ऑक्सीजन से रिएक्शन करनी है तो जनरली O2 को ही ट्रीट करो, O2 को ही लेके चलते हैं, चाहे हमें हाफ O2 क्यों ना करना पड़े, लेकिन एक ऑक्सीजन लेनी है तो हाफ O2 कर लो, वो ठीक है, लेकिन कभी भी O अकेले लिख के रिएक्शन को नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक नेसेंट रिएक्शन, नेसेंट ऑक्सीजन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शंस विद द ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल on reacting with O2 form oxides. Points लिखना, oxides can be acidic, oxides can be neutral। बेटा मैंने बार बार डिस्कस किया है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जनरली एसिडिक होते हैं या तो न्यूट्रल होते हैं। ज्यादातर नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, कुछ ही होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया। तो यहाँ पर एक न्यूट्रलिटी है। मैंने ये भी चीज डिस्कस की थी उस वक्त, नॉन मेटल के ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड के बारे में बार बार बताया था और डिस्कस किया था। तो ऑक्साइड्स एसिडिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, तो हम दोनों ही ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स अब हम पहले एसिडिक ऑक्साइड्स के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। द ऑक्साइड ऑफ the oxides of nitrogen,
सल्फर, phosphorus, carbon, actually not nitrogen, this is sulfur, phosphorus, carbon, chlorine, etc. Generally acidic in nature. एसिडिक इन नेचर। जो हमारे ऑक्साइड्स सल्फर के होते हैं, फास्फोरस के होते हैं, कार्बन के और क्लोरीन के होते हैं, और कुछ और भी होते हैं, इनको हम बोलते हैं, इनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। ओके, तो पहले तो हम लिखते हैं कार्बन ऑक्साइड्स के बारे में, ठीक है। तो oxides formed by carbon and oxygen, carbon and oxygens are carbon dioxides and some other variants can also be formed by the same. Some other variants can also be formed by the same when carbon dioxide dissolved in water, so it will form acid. And which acid? It will be carbonic acid. I'll prove that how it is forming acidic compound when there is reaction between non-metal and oxygen. I'll prove that. Now I'll tell you about the pH. So carbonic acid. First of all, try to react with carbon and अच्छा, कार्बन का जो स्टेट होता है जनरली, वो कार्बन आपने देखा होगा वो सॉलिड स्टेट के फॉर्म में होता है। आप अच्छा, लिखने का तरीका भी हो सकता है, जैसे इसको सॉलिड बोलते हैं, कार्बन यस अगर लिखा है इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट। अगर यही कार्बन जी लिखा होता इसको बोलते हैं गैसियस स्टेट, और यही कार्बन लिक्विड लिखा होता इसको बोलते हैं लिक्विड स्टेट। जब भी एलिमेंट के बगल में कभी भी ऐसे ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ हो, उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। अगर यही कार्बन एक्वस लिखा हुआ होता तो इसका मीनिंग होता है एक्वस, पानी में मिला हुआ, एक्वस कंडीशन। तो अलग अलग कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो जनरली कार्बन गैसेस स्टेट में नहीं बल्कि सॉलिड स्टेट में होता है, इसलिए हम इसको कार्बन सॉलिड लिखते हैं। तो ये होता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन गैस स्टेट में होती है इसलिए गैस लिखते हैं, और जब ये गैसियस होता है गैसियस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ओके। तो ये बनाता है CO2, जो कि भी कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है, तो इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ओके। और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करते हैं, यानी कि हमारे पास H2CO3 बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसियस फॉर्म में होता है, वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए इसको हम लिक्विड लिखते हैं, और H2CO3 एसिड जो होता है वो एक्वस कंडीशन में होगा, क्योंकि ये जलीय होगा, यानी वाटर के साथ मिला हुआ होगा, इसलिए हम इसको एसिड भी बोलते हैं। और H2O लिक्विड है, इसको हम वाटर बोलते हैं। मैं बताऊंगा क्यों इसमें हो रही है रिएक्शंस, और इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड।
बेटा एटलीस्ट ये रिएक्शन तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कार्बन जो रिएक्शन करती है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है और CO2 का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर सीधे एक कार्बन था, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था, एज इट इज 2 ऑक्सीजन है, कोई टेंशन की बात नहीं है। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिए हैं। अच्छा, बॉन्ड कैसे बनाए हैं, ये भी एक तरीका है। आप चाहो तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसके पास 2 और 4 का कन्फिगरेशन था, और ऑक्सीजन के पास 2:6 का कन्फिगरेशन था। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ऑक्सीजन ले ले तो एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इधर को चले जाएं तो इसके पास भी स्टेबल कन्फिगरेशन 2 की मिल जाएगी, इसके पास 2:8 पूरा हो जाएगा, और इसके पास भी 2:8 का कन्फिगरेशन पूरा हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, उस वक्त समझ लेना। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही ये बॉन्ड बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, अच्छा, अब हम कैसे जाने कि कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है या बेस है या फिर न्यूट्रल है जनरली? तो बेटा ये वाटर के साथ मिला हुआ है, और हम सभी को पता है कि वाटर एक न्यूट्रल कंपाउंड है। अब न्यूट्रल है और इसके पास न्यूट्रल है, और न्यूट्रल होने के साथ साथ इसकी पीएच क्या है, 7 है एग्जैक्टली। जब हमने CO2 को मिलाया, जिसकी हमें स्टेट अभी नहीं पता है, वैसे तो गैसेस इसके पास एसिडिक स्टेट होती है, लेकिन जब इसको मिलाया, एक मान लो इसका स्टेट यक्स है और इसका पीएच मान लो यक्स है, ठीक है, और अभी ये हो गया एसिड। एसिड का पीएच जो होगा वो 7 से नीचे होगा। इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड होगा वो एसिडिक रहा हुआ होगा, क्योंकि अगर मान लो वाटर तो एज इट इज न्यूट्रल ही रहा है, जो हमने डाला है वो एसिड रहा होगा, तभी उसने अंदर जाके एसिडिक कंडीशंस डेवलप की हैं, और इसीलिए जब उसका हम पीएच चेक कर रहे हैं तो पीएच की वैल्यू 7 से नीचे आएगी, और वो कंडीशन होगी एसिडिक कंडीशन। तो H2CO3 एक एसिड कहलाएगा। इज दैट क्लियर? आई डोंट थिंक कि कोई यहाँ पर प्रॉब्लम हुई होगी। तो ये बन जाएगा एक एसिड, और CO2 और वाटर के रिएक्शन के बाद एक कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं H2CO3, और H2CO3 एक एसिड होता है। तो आई एम जस्ट अनम्यूटिंग यू, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हाँ बेटा बोलो। सर एक और बार समझा दोगे क्या? सर ये कैसे बेटा, पता एक लगा? और बार समझाने का क्या रीजन सर? होता है? एक बार समझ में नहीं आता है, सर? समझा तो रहा हूँ ना। सर हाँ बोलो। सर ये कैसे पता लगाते हैं कि सर रिएक्शन करने के बाद जो वो चीज एक्वस आएगी, लिक्विड आएगी, गैस आएगी? बेटा वो कंडीशंस होती हैं, वो केमिकल रिएक्शन में डिपेंड करता है सर तो उसको। बेटा वेट करो, एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ ना, वेट क्वेश्चन आंसर करो तो वेट करो भी, जरूरत क्या है बताने की, बोलने की। हाँ पहले लिक्विड स्टेट वाली बात करते हैं। बेटा देखो, जो स्टेट वाली बात है ना, तो अब स्टेट क्या होती है हमें ऐसे तो पता नहीं चलती। तो कार्बन जो होता है ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। अब प्रैक्टिकली अब ऐसे जब आप डालोगे ना इसको, कार्बन को गैस के अंदर ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, तो ये रिएक्शन होगी तो ये गैस बनेगी। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ा के ये रिएक्शन कर रहे होंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप लिक्विड के अंदर डालोगे तो ये एसिड रहेगा, और एसिड में वो एक्वस बनेगा। एक्वस क्या होता है? एक्वस को भी लिक्विड ही बोल सकते हैं, ये भी एक लिक्विड है। बस एक्वस का मतलब होता है कि लिक्विड मिला हुआ। अब बेटा अगर कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने वाटर में डाला हुआ है तो ऑब्वियसली वो लिक्विड का फॉर्मेट ही तो होगा, मतलब एक जलीय है। लिक्विड एक्वस का मतलब होता है जलीय होना, मतलब लिक्विड के साथ युक्त होना, यानी कि जो वाटर है वाटर के साथ मिला हुआ होना। और अगर वाटर के साथ मिला हुआ है तो उसको हम एक तरीके से एक्वस कंडीशन बोल देते हैं। और अगर CO2 है, CO2 अगर वाटर में मिल गई है तो उसको हम बोलेंगे कि चलो एक कोई नया कंपाउंड बना रहा है, वो एक एक्वस कंपाउंड। हाँ कोई और दिक्कत है किसी को? सर जो H2CO3 है वो बैलेंस्ड है? क्या बैलेंस है मतलब? हाँ बेटा बैलेंस है, मैंने आपको बताया हुआ है। ये रिएक्शन CO3 माइनस माइनस के पास होता है, 2 H+ आते हैं और H2CO3 बैलेंस कर देता है। बेटा बताया हुआ है, हमको याद है, सेम कंपाउंड बताया है। और नहीं कहो तो मैं वीडियो अभी रिकॉर्ड करके दिखाऊं, पीछे से पीछा पूरा खोल के दिखाऊं। मैंने बताया हुआ है सेम कंपाउंड। ये H+ कंपाउंड है, और H+ यहाँ पर आयन है, उसके पास +1 चार्ज है। दूसरा H+ है, उसके पास भी +1 चार्ज है, और दोनों ही +1 चार्ज मिला करके इस चार्ज को बनाते हैं +2 चार्ज। और +2 चार्ज CO3 के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर CO3 के साथ अटैच होकर के 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव
बनाता है H2CO3। बेटा वो स्टेबल है तभी, वो जो बना हुआ है वो फॉर्मेशन स्टेबल है तभी वो बना हुआ है। कोई दिक्कत? नो सर। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस रिएक्शन? रखना नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, CO2 का फॉर्मेशन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को H2 में डालोगे, बेटा आप एक चीज और देख सकते हो, कार्बन दोनों ही रिएक्शन बैलेंस है, आपको किसी भी तरह की रिएक्शन करने की जरूरत भी नहीं। अगर आप चाहो तो CO2 लिखो, इधर याद करने का तरीका समझो, H2O और यहाँ पर H2O लिखो। आपको H2 लिखना है तो यहाँ पर लिख लो H2, यहाँ पर कार्बन एक है, यहाँ पर एक लिख लो कार्बन। इधर टोटल ऑक्सीजन कितनी बच रही है? 2 ऑक्सीजन, एक 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन। ना कुछ बैलेंसिंग है ना कुछ है, सीधे सीधे से रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन है C+O2, आपको एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन ऐसे एज इट इज लिख देने हैं। क्या कुछ दिक्कत है रिएक्शन में? नो सर। हाँ सर आपने जो बीकर वाला जो बताया था ना, ये आप फिर से रिपीट कर दीजिए। बेटा नहीं कर सकता रिपीट, बेटा वो तो क्वेश्चन बार बार बताया है ना उसको मैंने इतनी बार। अब एक क्वेश्चन अगर छोड़ दिया किसी ने तो वो चीज जरूर रिपीट करनी है। सर एसिड के अंदर क्या डाला था, बस यही बता दीजिए। कौन सा एसिड के अंदर बताया जा रहा था? सर ये बीकर बनाया ना। ये वाला? अच्छा यहाँ यस पे, सर। यहाँ पर तो बेटा देखो, अगर एसिड है ऑब्वियसली, अगर इसके पास न्यूट्रल है, वाटर ऑब्वियसली अगर पहले न्यूट्रल होता है pH 7 होती है एग्जैक्टली। यस सर। अब अगर इसके अंदर जब कुछ चीज मिला दी और मिलाने के बाद इसके पास आ रहा है pH <7, <7 का मतलब समझते हो या नहीं? यस सर। क्या समझते हो? सर वो एसिड के सर एसिड है। एसिड है। अब अगर न्यूट्रल से एसिड बन जा रहा है मतलब जो मिला रहे हो सब्सटेंस वो एक एसिड ही होगा, यस सर। क्योंकि ये सिर्फ कंपाउंड है ना, एक मेटल है। चलो मेटल भी होता तो एक तरीके से कह सकते थे कि वाटर अंदर न्यूट्रल है, आप मिलाओगे तो Na यहाँ पर मिल करके आप ONaOH बना करके बेसिक कर देगा, वो तो मेटल की अलग रिएक्शन। लेकिन एक पूरा पूरा कंपाउंड आप CO2 डाल रहे हो इसके अंदर और पूरा पूरा स्टेबल कंपाउंड है, और आप इसको एसिड को आप या CO2 को आप एक कंपाउंड ऑलरेडी है और उसको आपने एक न्यूट्रल पार्टिकल यानी कि वाटर के साथ मिक्स किया है और वो मिक्स हुआ है उसके साथ, तो जो कंपाउंड बना है वो एसिड है। इसका मतलब है कि वो जो CO2 है वो भी एसिडिक रहा होगा। ओके सर। और वैसे भी सर, समझ बस सकते ये हो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स ज्यादातर एसिडिक ही होते हैं। ओके सर। CO3 का रिएक्शन कैसे करें? क्या H2CO3 वाला रिएक्शन बता दीजिए करो तो। बेटा रिएक्शन क्या है इसमें? अब रिएक्शन एक एक रिएक्शन को ऐसे तो कोई एक एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है उसका। H2CO3 आपस में कंबाइंड हो चुके हैं, मॉलिक्यूल्स कंबाइंड है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा है, एक कार्बन है तो एक कार्बन यहाँ पे लिखा है, और ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और है तो ये और लिखा हुआ है। तो 3 ऑक्सीजन टोटल है, एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। बेटा याद करने का तरीका है ये, ऐसे समझ सकते हो। बाकी आपको फिर रखना पड़ता है, अगर ऐसे रिएक्शन सोचोगे आपको कि हर रिएक्शन का मैं ये बताऊंगा मीनिंग की कैसे ये रिएक्शन हुई है, क्यों रिएक्शन हुई है, तो बेटा हर रिएक्शन का वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता कि वो एकदम उसी तरह से क्यों हुई है। अब लिक्विड का गैस के साथ रिएक्शन हुई है, H2CO3 बनी है, तो एग्जैक्टली आपको याद करना पड़ेगा इस चीज को। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ इसको याद करने का तरीका कि आप चाहो तो सीधे सीधे आप लिख सकते हो 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो H2CO3 बन जाएगा वो। सर कार्बन ऑक्सीजन। हाँ बोलो सर प्लीज वो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन समझा दीजिए। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? बेटा रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम है? सर कार्बन No, सॉलिड sir. है, ऑक्सीजन गैस है। कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, तो सर कार्बन CO2 है वो गैस है, तो सर कार्बन ऑक्सीजन के साथ बनता है तो कार्बन के मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं। ऑब्वियसली टूटेंगे, थोड़ा टेम्परेचर देंगे, जब उसको तोड़ेंगे तभी तो वो रिएक्शन करेगा, ऐसे तो रिएक्शन नहीं करेगा ना। ओके टूट सर, जाते मुझे हैं इसमें फिर वो कंफ्यूजन गैसेस था फॉर्म में, कि नहीं वो टूट जाते हैं तभी वो गैसेस फॉर्म में चले जाते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? बेटा रिएक्शन का हर, हाँ बता दूंगा उसको। रिएक्शन हर बार बेटा ऐसा नहीं है कि हर रिएक्शन का एग्जैक्ट एक कोई रूल हो जाएगा और उस रूल से सारी रिएक्शन फॉलो करती चली जाएंगी। अब बेटा अब कोई ऑक्साइड होगा, एसिडिक ऑक्साइड अगर है, या फिर कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो कोई एसिड बनाएगा, ये तो ठीक है, तो कोई ना कोई एसिड बनेगा और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कोई एसिड, अभी 4-5 रिएक्शन जब समझाऊंगा समझ में आ जाएंगी। लेकिन अब एग्जैक्ट कोई हर कोई फॉलो नहीं करेगा रूल,
कि एक रूल लिखवा दूंगा और फिर 20-30 रिएक्शन आपको बता दूंगा और सारी की सारी फॉलो करेंगे। रिएक्शन चेंज होती रहेंगे और ऐसा भी आएगा 20 रिएक्शन लिखाऊंगा, 20 रिएक्शन डिफरेंट रहेंगे और आपको याद भी करना पड़ेगा उसको। अभी तो चलो रिएक्शन अच्छी चल रही है, जो आपको पता है कैसे याद करना है, हर चीजें समझ में आ रही है कि नॉन मेटल का ऑक्साइड है और यहाँ पर वाटर लेके रिएक्शन कर रहे हैं तो एक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। बेटा देखो, जो भी क्वेश्चन एक दूसरा पूछ रहा है कोई कि कैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे CO2 बनी है तो बेटा CO2 के बनते वक्त इसकी वैलेंसी कंप्लीट करती। अच्छा, रिएक्शन क्यों होती है, कभी किसी ने समझाया इस चीज को? व्हाई ए रिएक्शन हैज बीन हैपेंड? नया कंपाउंड बनाने के लिए। नहीं, सर अगर कोई दूसरा एलिमेंट किसी और एलिमेंट के संग मिक्स करेगा तो कुछ रिएक्शन तो होगी। बॉन्ड बनाने के लिए। व्हाई दे हाँ, कॉन्फ़िगरेशन। बॉन्ड वाला तरीका सही है, जो बोल रहा है कि बॉन्ड बनाने के लिए व्हाई दे आर मेकिंग बॉन्ड, तो दे आर फॉर्मिंग बॉन्ड। हाउ? सर वो 288 18 वाले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहते हैं, इसलिए। क्यों आना चाहते हैं? सर वरना वो स्टेबल होने के लिए, डिस्टर्ब हो जाए। स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए। अच्छा, स्टेबल होने के लिए 288 के कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहते हैं, इसीलिए वो बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड बनाने के दौरान वो रिएक्शन कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो Yes, अभी sir. अभी यहाँ पर भी यही होता है। जैसे कार्बन है तो कार्बन ने बॉन्ड CO2 में क्यों गया? कार्बन CO2 में जाने का कोई ना कोई रीजन है। अगर कोई कंपाउंड बना है CO2 तो यहाँ पर एक रीजन ये है कि कार्बन ने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया है यहाँ से। अब कार्बन के पास 2 और 4 का कॉन्फ़िगरेशन था, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, ऑक्सीजन यहाँ पर, चलो ऑक्सीजन तो बैलेंस थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन ने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया है। अगर आप देखो तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो 2 है। एक ऑक्सीजन है, इसके पास कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 का है, दूसरा ऑक्सीजन है, इसके पास कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 का है, और कार्बन है, इसके पास कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 का है। इतना समझ में आ रहा है? यस सर। इतना तो एटलीस्ट आ ही रहा होगा कि कार्बन है, इसके पास एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसलिए 2-4 इसको डिनोट करते हैं। इतना तो भैया, इतना तो दिक्कत नहीं है किसी को ना, फिर इतनी तो दिक्कत नहीं है कि 2 और 4 के कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा ये कार्बन। नो सर। ठीक है, नो सर। ऑक्सीजन अगर है तो ऑक्सीजन जाएगा 2 और 6 के कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। क्या? नो सर। एक्सक्यूज मी सर। सर नहीं है। बोलो। सर जैसे आपने बताया कि कार्बन को बीच का मान सकते हैं। बेटा आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो? सर जैसे आपने बताया था कि कार्बन को बीच का मान सकते हैं, हाँ, तो सर उसमें अब ये कैसे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को छोड़े या? बेटा आवाज नहीं आ रही है यार, क्या बोल रहे हो? बेटा म्यूट हो माइक, आवाज नहीं आ रही है यार। हेलो? नो, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो? बेटा बाकी किसी को आ रही है क्या आवाज? हेलो सर, क्लियर नहीं है। हाँ अभी ऑडिबल है। लो आ रही है। कम आ रहा है। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो? कम आ रही है। सर आपने जैसे बताया था कि सर कार्बन बीच का मान सकते हैं अपन, हाँ, तो उसके बाद सर अपन उस पे ये क्या देखते हैं कि अरे यार बोलते रहो, थोड़ा तेज बोल दो। क्यों ऐसे धीरे धीरे बोल रहा है? बोलो। सर मैं तेज ही बोल रहा हूँ हाँ बोलो, फिर से बोलो। कि सर तो अपन ऐसा कैसे देखेंगे कि अपन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें या रिलीज करें? बेटा वैलेंसी नहीं पढ़ी है किसी ने? क्या वैलेंसी नहीं आती क्या ये बच्चों को? सर आती है। सर आपने सिखाया था। यार फिर तो बड़ी दिक्कत है यार। वैलेंसी तो बताया था ना क्लास में मैंने। यस सर, बहुत बार कार्बन के साथ दोनों। बेटा बार बार बताया, फिर मैं नहीं कर सकता। अगर ऐसे पढ़ रहे हो कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, बाद में आप एक बार समझ में आ रही है, फिर क्लास खत्म हो जा रही है, फिर क्लास खत्म होने के बाद पेपर दे रहे हो, फिर पेपर देने के बाद अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उसके बाद 4 दिन पूछ रहे हो कि क्यों हुआ है, तो बेटा फिर रिवीजन नहीं हो रहा है, तो फिर दिस इज योर प्रॉब्लम ना बेटा। I told you वैलेंसी 3-4 times, और वैलेंसी इज द पार्ट ऑफ क्लास 7 से ही बच्चा वैलेंसी जानता है। मैंने वहां पे बता दी है, वैसे भी बता दी है, और वहां पे भी पता होती है वैलेंसी। मैंने यहाँ पर भी बताया, ऐसी बात नहीं है। चलो मैं एक बार देख लो अगर देखना है तो। वैलेंसी वो होती है, मान लो इसके पास कॉन्फ़िगरेशन 2:4 का है। अच्छा कॉन्फ़िगरेशन तो पता है ना?
यस सर Yes, पता है। यस सर, आपने पूरी अब टेबल 2 और बनवाई थी। 4 का कन्फिगरेशन पता है। अब यहाँ पर इसके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे और 4 इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज करके अपने पास 6 नेगेटिव चार्ज ला ले, 4 नेगेटिव चार्ज ला ले और अपनी जो कन्फिगरेशन स्टेट है उसको 2 में पहुंचाए, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड करे और यहाँ पर अपने कन्फिगरेशन को 2 8 में पहुंचाए। लेकिन कार्बन पे चार्ज नहीं आता, +4 और +-4 ये चार्ज आते नहीं है जनरली, तो कार्बन क्या करता है, किसी न किसी के साथ शेयर करता है इलेक्ट्रॉन। अब शेयरिंग करने का कोवेलेंट बॉन्ड का रीजन आपके पास नहीं है, अभी मैं नहीं बता सकता कोवेलेंट बॉन्ड क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, वो करता है शेयरिंग किसी के साथ। तो करने के लिए आप बस इतना समझ लो कि अब से कार्बन है, इसके पास है 2 और 4। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर है 2 6। तो कार्बन चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है और देने के लिए शेयर करता है एक्चुअली। तो शेयर कैसे करता है आपको पहले तो ये दिखा दूं। अब इसमें क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आई कैन नॉट टेल यू बिकॉज यार ये सिलेबस में है ही नहीं, अब बताऊंगा तो भी बहुत ज्यादा आगे चला जाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन है यहाँ पर, अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन बनाएगा कार्बन के साथ बॉन्ड, और यहाँ पर फिर से ऑक्सीजन के साथ 6 बॉन्ड है, ऑक्सीजन बनाएगा कार्बन के साथ बॉन्ड। तो सही तो कन्फिगरेशन ऐसे आता है, इसको बोलते हैं लेविस स्ट्रक्चर, और आपके सिलेबस में नहीं है तो प्लीज इसके क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो इसको। ये कार्बन बनाने का तरीका है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ये बन जाता है, ये तो बॉन्डिंग है, छोड़ो। लेकिन इसको इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है और मैं इरेज भी कर देता हूँ, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, टेंशन मत लेना उसमें, क्योंकि वो नहीं है तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। वेट करो 1 मिनट। उसके बाद दूसरी चीज आती है कार्बन कैसे बना सकता है बॉन्ड। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 और 6 का कन्फिगरेशन है, तो चाहे तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, अगर किसी को हमने बताया था कि 4 इलेक्ट्रॉन दे करके अपने कन्फिगरेशन को 2 फाइंड कर सकता है ये, और ऑक्सीजन के पास एक ही ऑप्शन है कि अगर इसको कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये क्या करेगा, कन्फिगरेशन को अपने 2 8 में पहुंचा ले जाएगा, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने को कन्फिगरेशन को 2 8 में पहुंचा ले जाएगा। तो ये ऑप्शन है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, और 6 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना इतना आसान है नहीं क्योंकि नेगेटिव चार्ज 6 आ जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेना आसान है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज 6 आएंगे अगर इस 6 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना इसके लिए इजी है, और 2 8 के कन्फिगरेशन में पहुंच जाना कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके लिए। तो कार्बन क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, और अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अगर उसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता शेयरिंग होती है, मैं बार बार बता रहा हूँ ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन एक तरीके से समझने का तरीका है कि कैसे बॉन्ड रिएक्शन कर सकता है, इसमें कैसे रिएक्शन होती है। तो कार्बन क्या करेगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, और ऑक्सीजन के पास कन्फिगरेशन 2 और 8 का आ जाएगा, कार्बन के पास 2 का आ जाएगा, और ऑक्सीजन के पास 2 और 8 का आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। बेटा कोई प्रॉब्लम है? नो सर। 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए हैं, तो यहाँ पर भी कन्फिगरेशन पूरा हो गया है, 2 और 8 का हो गया है अभी, तो यहाँ पर कार्बन 2 का आ चुका है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 8 का हो चुका है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसीलिए इसके लिए इसके पास 2 ऑक्सीजन अटैच्ड हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन जाता है। ओके सर। क्लियर? अच्छा, हाइड्रोजन Yes, मॉलिक्यूल, sir. हाइड्रोजन ऑक्साइड भी, वाटर भी ऐसा ही बना है। अगर आप देखो तो वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 और 6 का कन्फिगरेशन है, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन को 2 की जरूरत है, अगर ये 1 की शेयरिंग यहाँ से कर ले जाए, 1 यहाँ से दे दे और 1 यहाँ से दे दे, तो इसके पास बच जाएंगे 0, इसके पास बच जाएंगे 0, और इसके पास 2 और 1 पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक H2O मॉलिक्यूल बन सकता है। वैसे ये बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए होती है शेयरिंग, यहाँ पर शेयरिंग होती है और वो बॉन्ड बना के दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको वो चीज नहीं समझा रहा हूँ। बस समझ जाना कि बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स, इसके मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स कैसे बनते होंगे, वो वैलेंसी पे ही डिपेंड करते हैं ओवरऑल। इज दैट क्लियर? ओके सर। ठीक है। यस सर। तो यहाँ Yes, पर sir. यहाँ पर H2CO3 का मॉलिक्यूल इसी तरह से बना है। अब आप आगे चल के इसको आगे पढ़ भी सकते हैं कि एसिड मॉलिक्यूल क्यों बना है। एक्वस इसलिए है क्योंकि उसको जब रिएक्शन करके देखा गया तो ये एक्वस कंडीशन में ही फाइंड हुआ, एक्वस कंडीशन ही वहां पर मिलती है। सॉलिड क्यों होता है, गैस क्यों होता है, वो चीजें तो फिर नॉर्मल ही है, उसी कंडीशन में उसकी रिएक्शन करवाई गई है। तो आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी। तो मैं आगे बढ़ू ना? Yes. सर 2 मिनट नोट डाउन कर लो। कर लो बेटा। तो मतलब जो CO2 का बॉन्ड है वो भी इसी तरह से बना, उसने दो दे दिए। अभी मतलब समझ नहीं आया है? नहीं सर, आ गया। तो फिर क्यों पूछ रहे हो?
नहीं समझ में इसको वो बताओ। सर लिख लिया। सबने लिख लिया? यस सर लिख लिया। सर लास्ट रह गया। ओके, राइट डाउन। यस सर हो गया। हो गया ना? ठीक है। सेम तरीके से जैसे SO2 जैसे CO2 बना है, सेम तरीके से एज इट इज रिएक्शन अगर मैं सल्फर की करने को बोल दूं तो क्या रिएक्शन कर लेगा? क्या सल्फर का कोई कंपाउंड है सॉलिड और इसको आपने O2 के साथ रिएक्शन करना है तो क्या बनेगा? SO2। यस, O2 बनेगा। SO2। बनेगा। यस सर। अगर कोई Yes. सल्फर के बाद कोई कंपाउंड ऐसा है, मान लो SO2 बन चुका है और इसकी रिएक्शन मैंने H2O से कर दी तो क्या बनेगा? तो बता सकता है? H2SO4, H2SO3। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फर है तो पहले H2S लिख लिया। 3 ऑक्सीजन बच रहे हैं, 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, तो हमने 3 ऑक्सीजन को एज इट इज लिख देना है। तो क्या कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। सेम एज इट इज वैसे ही रिएक्शन आ No, गई है। sir. और अगर आप दूसरी रिएक्शन को पहले बात तो आप स्टेटमेंट लिख लो, स्टेटमेंट पहले लिखो दूसरी रिएक्शन का, रिएक्शन विद द, वो तो फर्स्ट रिएक्शन थी, दूसरी रिएक्शन लिखो रिएक्शन विद सल्फर, रिएक्शन ऑफ सल्फर। नोट करो यहां पर सल्फर बर्न्स इन द एयर। एयर में क्यों बेटा? क्योंकि एयर के अंदर ही ऑक्सीजन होती है। दैट क्लियर? भैया एयर में ही Yes, ऑक्सीजन होती है sir. तो पता है ना? Yes sir, understood. तो एयर के साथ ही ऑक्सीजन ने Yes. रिएक्शन करी है और बंस ये उजल जाता है एयर के साथ टू फॉर्म द सल्फर डाइऑक्साइड गैस, यस O2 गैस। इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड gas. Sulfur burns in air to form the sulfur dioxide gas. ये SO2 जी क्या करता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करता है? वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है बेटा? H2SO3। ठीक है? And if we dissolve sulfur in water, then it will form acid. 10 minute remaining. Then it will form acid. और एसिड को क्या बोलते हैं बेटा? इसके सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। Is that clear? सल्फ्यूरस एसिड। Yes. सबको क्लियर है? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? सल्फ्यूरस एसिड उसी तरह से कार्बन ने रिएक्शन करी थी, उसी तरह सल्फर ने भी रिएक्शन करी है, सेम तरीके से एज इट इज। सर डन। हो गया? यस सर इसे जलाया जाता है क्या सल्फर को?
बेटा सल्फर Yes. जैसे ही सल्फर क्या होता है एयर में रखते हैं वैसे बर्न हो जाता है। बर्न Okay, इसलिए हो sir. जाता है क्योंकि ऑक्सीजन होती है सल्फर के अंदर, सॉरी एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन सल्फर के साथ रिएक्शन कर लेती है और जैसे ही रिएक्शन करती है तो सल्फर डाइऑक्साइड बना देती है और वो जल जाता है। Okay, sir. इज दैट क्लियर? Yes, है? sir. सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। तो प्रॉब्लम तो नहीं है? Yes, sir. नो सर। ओके सल्फर जो होता है बेटा वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। सल्फर की वैलेंसी वेरिएबल होती है, इसी वजह से सल्फर ने 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया है। आपको बताऊं तो सल्फर की वैलेंसी तो 2 ही होनी चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में सल्फर अपनी 4 वैलेंसी को शो करता है, इसीलिए इसके पास, अब आप वेरिएबल वैलेंसी का कॉन्सेप्ट एटलीस्ट पढ़ना ही, क्योंकि आपके 7th क्लास में है वेरिएबल वैलेंसी। और वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द वेरिएबल वैलेंसी? व्हाट इज वेरिएबल वैलेंसी? सर जो वैलेंसी वेरी करती हो। जो वैलेंसी वेरी करती है मतलब क्या मतलब हुआ, कोई बता सकता है? अच्छा वैलेंसी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज वैलेंसी? सर वैलेंसी चार्जेस होते हैं, सर बहुत सारी वैलेंसीज होती है, कोई मोनोवैलेंट होते हैं, कोई डाईवैलेंट, कोई बाईवैलेंट। बेटा दिस इज नॉट एग्जैक्ट डेफिनेशन ना बेटा। if you are not knowing about the valency then this is very unfortunate. वैलेंसी इज इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट वैलेंसी तो आनी ही चाहिए ना बेटा, बोलो। यानी सर किसी भी एलिमेंट की पावर को कंबाइन करना। नहीं, एनीवन एल्स? अर्जुन निखरा, Yes, sir. are you there in the class? Yes, sir. Can you tell what is valency? What is valency and what is variable valency? Anyone can tell what is valency? I'll just appreciate. Yeah, this is not a big deal actually. सर लाइक जैसे हम किसी भी एलिमेंट पे हम देखते हैं कि Open your on your video. जो बताएगा ऑन करके वीडियो बताएगा, बोलो। यस सर। सर इज माय वीडियो विजिबल? यस, बोलो। सर एक्चुअली व्हाट हैपेंस लाइक व्हेन वी हैव टू हिंदी में कंबाइन। बताओ, हिंदी में बताओ, आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं। सर जैसे हमको जैसे हम किसी भी जैसे हम किसी भी एलिमेंट पे हम देखते हैं कि वो उसके अंदर कोई भी जैसे हाइड्रोजन या कोई भी एलिमेंट्स के आ सकते हैं। जैसे सर मैं एक्चुअली सही वर्ड मिल नहीं रहा सर मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात सर नहीं। मैं ट्राई। या यू कैन टेल on your video. Yes, sir. Sir, valency is related to the electrons in the outermost shell of No, the that element. is the valence electron actually. अगर किसी के पास, there are three things there in an orbital: valency, valence electron, and valence cell. Can anyone tell all the three? I'll appreciate यार if anyone will tell. Sir, valency का मतलब? Yeah, you can मतलब on your video. You can on your video. Yeah. Can you on Sir, your video? charge से Huh? Yeah. सर वो चार्ज से रिलेटेड होता है? No, not at सर all. ओके। Anyone else? But this is very easy topic, yeah. Yeah. Whoever will tell, just on your video, please.
Sir, like to combine it from the element. Combined? Yes, sir. Can it be? Because like I'm just guessing that can be or not. It was the old concept of Sir, valency. Yeah. सर मैं बताऊं? हाँ बेटा बोलो. सर जैसे हम किसी भी एलिमेंट की पावर को कंबाइन करके हम इसमें जैसे ये देखते हैं कि उसके अंदर कितने हाइड्रोजन के, उसमें हम कितना मतलब हाइड्रोजन के एटम कंबाइन या फिर डिस्प्लेस कर सकते हैं. अच्छा. यस सर. ठीक है. हाइड्रोजन डिस्प्लेस करना या कंबाइन करना एक अलग मैटर है, बिकॉज हाइड्रोजन के पास नेगेटिव और पॉजिटिव. यस यू कैन. Sir, when the element is in its stable form, that its valency. Sir, can I tell? Yeah. Sir, Sir, Srivastava, on your video, please. Yes. Sir, can I tell? But if there is any problem, I'll take an extra class. I'll take an extra class. There is no problem with me for taking extra class. I'll just share the timing. But you should know about the valency. Variable valency, actually, this is very easy topic, and it is in the class 7. So at least you should know about that. Okay, I'm just telling you. No problem. You can off the video. Just wait. There are 3 terms in any of the element. There can be 3 terms: valency, valence electron, and the valence cell. बेटा देखो, अभी हमारे पास सोडियम है. मान लो सोडियम के पास 3 सेल होंगे, तो पता ही होगा ना. यस सर. भैया ये तो पता ही होगा कि 3 सेल होंगी सोडियम के अंदर. यस सर. अच्छा, क्लोरीन के अंदर भी 3 सेल होंगी, ये तो पता ही होगा. यस सर. नहीं पता तो एटलीस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ ही लो. नहीं पढ़ना तो मुझे बताओ, मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा. अब मान लो सोडियम है. ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है बेटा? सब आता है क्लास 7 वालों को. क्लास 7 वालों को सब आता है. 281 होता है, 287 होता है. 281 सर 11 होता है सर. 281 यहाँ पर 287 होता है ना. अच्छा, पहली सेल को के बाहर वाली एल फिर एम ऐसे बोलते हैं, याद होगा ना. ये तो एन ओ ऐसे बोलते हैं ना. ठीक है. अंदर वाली सबसे बाहर वाली सेल इस वाले में कौन सी है? एम. के से स्टार्ट करते हैं, के एल एम एन बोलते चले जाते हैं. इसमें भी सबसे अंदर वाली सेल के फिर एल फिर एम. अब अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को फिल करो तो पहले वाले में के वाले में ये होगा के, दूसरा वाला एल, तीसरा वाला एम. आ रहा है सर? तो के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन. फिर 8 इलेक्ट्रॉन एल वाले में फिल होंगे, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. और लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे. कोई बात नहीं, अभी तो इसको लिखो एज इट इज. यहाँ पर भी 287 होगा, तो 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल देंगे. फिर 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले में डाल देंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन ये वाले हो गए. फिर आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में हो गए. तो ओवरऑल क्लोरीन के पास 287 का कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है, और जो सोडियम है इसके पास 281 का कॉन्फ़िगरेशन है. तो यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 287 है, और आउटर मोस्ट में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है. अब मैं आपको बताऊं, क्या सोडियम को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अगर ये अपने वैलेंस से. सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी बता सकता है? +1. बेटा देयर इज नथिंग लाइक +1 -1. यू हैव टू टेल इन एनी नंबर. 1 2 3 4 एनीथिंग. 1 सर. 1 क्लोरीन की 1 सर. -1 बेटा देयर इज नथिंग लाइक -1 +1 सर. 3 1. अब बेटा इसकी भी 1, इसकी भी 1. इसको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है. अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अपनी जो सेल है इसको अगर ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में ले जाना चाहता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जरूरत है, मतलब बाहर निकालने की जरूरत है.
लेकिन जो सेकंड एलिमेंट है क्लोरीन, ये अगर अपने कन्फिगरेशन को अगर मैजिकल नंबर में ले जाना चाहता है, यानी कि कन्फिगरेशन में ले जाना चाहता है, इसके पास दो ऑप्शन थे बेटा एक्चुअली, या तो ये 288 बना लेता, तो 288 बनाने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती और 7 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ता, और 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब था कि यानी के ऊपर नेगेटिव चार्ज 7 आ जाते, जो होता ही नहीं है। आपको पता है सोडियम के पास प्लस चार्ज आता है, होता है? यस तो सर। नेगेटिव चार्ज तो आ ही नहीं सकता, और एक मेटल है, आ ही नहीं सकता है, तो ये वाला तो गलत हो गया, तो यही वाला सही है, यानी कि एक वैलेंसी। इस वाले में दो ऑप्शन है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करे और कन्फिगरेशन को अपने पहुंचाए 288 की सिचुएशन में, और ऐसी कंडीशन में वैलेंसी हो जाएगी एक, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है वही होता है वैलेंसी। अपने स्टेबल कन्फिगरेशन में जाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है या जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है वही होती है वैलेंसी। अब दूसरे वाले में एक ऑप्शन है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन को या तो एक इलेक्ट्रॉन को ये ऐड कर ले और अपने कन्फिगरेशन को 288 के कन्फिगरेशन में पहुंचा के स्टेबल कन्फिगरेशन को फाइंड कर ले। दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि ये चाहे तो 7 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे और 7 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हुए अपने ऊपर ये Cl+7 का चार्ज कंटेन करे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अगर 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो +7 चार्ज आएगा। यस सर। लेकिन ये वाला सही बताएं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नॉन मेटल है और नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये कर सकता है केवल एक काम कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर ले, जो करना आसान हो वही करो। एक इलेक्ट्रॉन को लेना आसान है, इसीलिए क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया है इस वाले ने, और 7 इलेक्ट्रॉन को देना मुश्किल है इसलिए काम नहीं किया। इस वाले में एक इलेक्ट्रॉन को देना आसान था, 7 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल था, इसलिए मुश्किल वाला काम नहीं किया। अगर नाइट्रोजन यही होता तो नाइट्रोजन के पास 2 और 5 का कन्फिगरेशन होता है, ये चाहे तो 3 इलेक्ट्रॉन को दे दे, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर ले और अपने कन्फिगरेशन को ये पहुंचा दे 2 और 8 के स्टेबल कन्फिगरेशन में, और चाहे तो 5 इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज कर दे और -5 के कन्फिगरेशन के साथ ये चाहे तो अपने कन्फिगरेशन स्टेट को 2 में पहुंचा दे, तो 2 में पहुंचा दे तब भी सही है, 2 8 पहुंचा दे तब भी सही है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इसके लिए आसान काम है, जबकि 5 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना आसान काम नहीं है, इसीलिए ये पहला काम करता है और ये काम नहीं होता है। वैलेंसी इसकी 3 ही होती है। इज दैट क्लियर? यस सर। बेटा कोई बच्चा नहीं बचा जिसका समझ नहीं आया। आई थिंक अगर आप भी समझ नहीं आया मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। दूसरा अब आपको बताऊं, वैलेंसी ये हो गई। वैलेंसी क्या हो गई ये तो समझ में आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं उस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। जो सबसे इजी वे है वही करेंगे। इतना समझ में आया? यस सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरा टर्म होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। क्या क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछूं तो क्या वैलेंस सेल में कोई बता सकता है कि सबसे आउटर मोस्ट सेल में कौन 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको बोलेंगे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं सोडियम में पूछूं क्या कोई बता देगा? सर 1 सोडियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया? यस सर। एक तीसरा टर्म है वैलेंस सेल। वैलेंस सेल क्या होती है? जो आउटर मोस्ट सेल है, जिस सेल से हम निकाल रहे हैं, बैठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी चीजें पूरी कर रहे हैं, कभी कंप्लीट कर रहे हैं, कभी हटा रहे हैं, उसी सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल। तो क्या आपको पता है कि इन दोनों ही एलिमेंट्स के अंदर कौन सी सेल वैलेंस सेल है? यस सर, एम cell. So M cell is the outermost cell that is responsible for making bond, that is responsible for gaining electron, that is responsible for donating electron. हर काम आपकी वैलेंस सेल ही करेगी। अगर किसी के साथ बॉन्ड बनाना है तो उसका काम भी वैलेंस सेल का ही होता है। Is that clear? Yes sir. You can leave the class. सर हम ये भी बोल सकते हैं ना कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इन द वैलेंस शेल। हाँ ऑब्वियसली बेटा, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सर आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसे वैलेंस सेल कहते हैं और जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ लेकिन उनके इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी मत बोल देना। सर वैलेंसी मैंने सुना नहीं था इसलिए आप बता देंगे। कोई बात नहीं, अभी समझ में आया? यस सर। अर्जुन निकला, समझ में आया? भौमिक पहुंचा?
Yes, sir. Yes. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, you can leave the class. Thank you, sir. Bye.